हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ेंगे। इसके लेखक शरद जोशी जी हैं। शरद जोशी जी का जीवन परिचय समझते हैं। पहले शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहे। उसके बाद इन्होंने आजीविका के रूप में लेखन कार्य को अपना लिया था। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर ये पूरी तरह से व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथा और संवाद भी लिखने लगे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी जी एक हैं। इनकी रचनाएं हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। व्यंग नाटक इनके हैं अंधों का हाथी और एक था गधा, उपन्यास मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। इनकी जो भाषा है वो अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरे, हास परिहास का हल्का स्पर्श देखने को मिलता है और ये अपनी जो रचनाएं हैं उसको इतना रोचक बना देते हैं कि पाठकों को इसको पढ़कर मज़ा आता है। तो बच्चों, ये तो छोटा सा मैंने एक आपको लेखक परिचय बताया है। पाठ प्रवेश के बाद पाठ के सार को समझते हैं। ये पाठ मैं सरल शब्दों में आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे कि आपको जल्दी ये पाठ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पाठ प्रवेश देखते हैं। इस पाठ में लेखक कहना चाहता है कि अतिथि हमेशा भगवान नहीं होते। हमारे यहाँ अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन क्या व्यंग कर रहा है लेखक कि हमेशा जो है अतिथि वो भगवान नहीं होते, क्योंकि लेखक के घर पे आया हुआ अतिथि 4 दिन होने पर भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। 5वें दिन लेखक अपने मन में अतिथि से कहता है कि यदि 5वें दिन भी अतिथि नहीं गया तो शायद लेखक अपनी मर्यादा भूल जाएगा। इस पाठ में लेखक ने अपनी परेशानी को पाठकों से साझा किया है। तो चलिए बच्चों, पाठ के सार को समझते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। आपको पता ही है, जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाता है तो हम उसका बहुत मान सम्मान करते हैं। भारतीय परंपरा भी है कि अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जब वही अतिथि अपने पैर पसारने लग जाए, हमारी दिनचर्या को प्रभावित करने लग जाए या ज़्यादा दिन हमारे घर में ठहरने लग जाए तो वही हमें खटकने लग जाता है। तो यही व्यंग करते हुए लेखक शरद जोशी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपका ये पाठ लिखा है। इसके सार को समझिए। लेखक अपने घर में आए अतिथि को अपने मन में संबोधित करते हुए कहता है कि आज अतिथि को लेखक के घर में आए हुए 4 दिन हो गए और लेखक के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि वह जहाँ बैठे बिना संकोच के सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, उसके ठीक सामने कैलेंडर है। यानी वो कैलेंडर की तरफ इसलिए इशारा कर रहा है कि तुम्हें इस कैलेंडर में तारीख भी दिख रही होगी कि तुम्हें यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं। लेखक कहता है कि पिछले 2 दिनों से वह अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीखें बदल रहा है। कई बार होता है ना कि जानबूझ के किसी का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना जो हम उसे दिखाना चाह रहे हैं, तो लेखक भी क्या करता है, कैलेंडर को दिखाकर बार बार उसकी तारीखें बदल रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो सेवा मतलब अतिथि को लगे कि अब हाँ 4 दिन हो गए हैं और अब अतिथि की लेखक सेवा करते करते थक गया है और चौथा दिन भी अतिथि के जाने की कोई भी संभावना नहीं समझ में आ रही, नहीं लग रही, वह नहीं जाना चाह रहा। तो ये देखकर लेखक को बहुत ही अजीब लग रहा है कि ये अतिथि अब तुम कब जाओगे। लेखक अपने मन की अतिथि को कहता है कि अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए अब यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। मतलब मेरी लिमिट्स, जैसे हम कहते हैं ना कि अब हमारी बर्दाश्त करने की सीमा जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये बिल्कुल सही वक्त है। 4 दिन हो गए तुम्हें। क्या तुम्हें अपनी मातृभूमि नहीं पुकारती? मतलब क्या तुम्हें जहाँ से तुम आए हो, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जगह, क्या तुम्हें नहीं बुला रही? क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही? वह उसे घर की याद के बहाने से कहना चाह रहा है, क्या तुम नहीं जाना चाह रहे? ये सब वो अपने मन मन में सोच रहा है, क्योंकि अतिथि है तो भगवान के समान ही, कह तो कुछ पा नहीं रहा, लेकिन मन में वो परेशान है। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि उस दिन जब वह आया था तो लेखक का हृदय ना जाने कितने अनजाने डर से, मतलब उसको डर था, धड़क उठा था कि मतलब अब क्या होगा, कैसे होगा। अंदर ही अंदर कहीं लेखक का बटुआ काँप रहा था। देखो, जब हमारे यहाँ कोई आता है तो बटुआ काँप जाना मतलब हमारी देखो खर्चा भी होता है, मतलब ज़्यादा पैसे खर्च होने लगते हैं। तो वो अंदर ही अंदर लेखक डर रहा था। बटुआ काँप जाना मतलब उसे डर था अंदर कि अब मेरा खर्चा बढ़ गया है। लेकिन उसे था कि 1 दिन रहेगा और 2 दिन रहेगा, वो चला जाएगा। लेकिन आज 4 दिन हो गए, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बावजूद भी
मतलब खर्चे को ध्यान में रखते हुए और उसको मतलब इतना महत्वता ना देते हुए भी, उसके बावजूद भी प्यार से भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ लेखक ने अतिथि को गले लगाया था और उसकी पत्नी यानी लेखक की पत्नी ने अतिथि को सादर नमस्ते भी की थी। अतिथि को याद होगा कि 2 सब्जियां, रायते के अलावा उन्होंने मीठा भी बनाया था। मतलब वैसे तो क्या होता है, हम खाने में कई बार एक सब्जी से भी काम चला लेते हैं, मीठा बनाए ना बनाए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब कोई हमारे घर मेहमान आ जाता है तो हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि 2 सब्जियां हो, रायता हो, चावल हो, रोटी हो, मीठा हो। तो इसमें खर्चा तो होता ही है। तो लेकिन वो सब कह रहा है कि मैंने सब ध्यान रखा था, मेरी पत्नी भी बहुत खुश थी, लेकिन हमें ये था कि आप चले जाएंगे, लेकिन अतिथि आप तो जा ही नहीं रहे हैं। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में लेखक को एक उम्मीद थी कि वह दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लिए तुम चले जाओगे, पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन भी अतिथि मुस्कुराते हुए या मुस्कान बनाकर लेखक के घर में ही बने रहे। लेखक अपने मन में अतिथि से कहता है, उन्होंने अपने दुख को पी लिया है, मतलब वो दुखी हैं लेकिन प्रसन्नता का दिखावा भी कर रहे हैं, फिर भी लेखक तुम चले जाओ। लेखक ने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। लंच मतलब प्रॉपर एक खाना बनाया उन्होंने, दोपहर का खाना एक अच्छे तरीके से, वही एक दाल, एक सब्जी, एक रोटी, एक चावल, मीठा सब बनाया और रात्रि के अतिथि को सिनेमा भी दिखाया ताकि मतलब वो खुश हो जाए और वो चले जाए। लेखक के सत्कार का ये आखिरी छोर था, मतलब अब सब सीमाएं समाप्त होकर ये अंतिम छोर रह गया था जिससे आगे लेखक कभी किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद लेखक को अनुमान था कि विदाई का वह प्रेम से ओतप्रोत भीगा हुआ क्षण आ जाएगा और अतिथि विदा होकर चला जाएगा। लेखक उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतिथि फिर भी नहीं गया, वह लेखक के घर पर ही रहा। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता कि तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है। अब लेखक अतिथि से कहता कि कपड़ों को किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं तो जल्दी धुल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। तो लेखक के मन में एक विश्वास था कि कपड़ों के बहाने से ही सही, कम से कम ये तो कहेगा कि हाँ मैं चला जाऊंगा। तो लेकिन क्या हुआ, लेखक घर पे ही था और कपड़े भी धुल कर आ गया वापस। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता कि भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी हुई चादर बदली जा चुकी हैं, मतलब सारे दिन बिस्तर पे तुम पड़े रहते हो तो अभी चादरों पे जो सिलवटें हैं ये भी बदली जा चुकी है, लेकिन तुम अभी भी नहीं गए। अतिथि को देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट अब धीरे धीरे कम पड़ रही थी और गायब हो रही थी। पहले जैसे होता ना कि हम हंसते रहते हैं, कोई आता है मुस्कुराते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब नहीं अच्छा लगता तो हमारी जो मुस्कुराहट है वो कहीं गायब हो जाती है। ठाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं दे रहे थे। पहले तो वो हंसी मजाक करते, बात करते, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको मतलब अब ये लग रहा था कि बहुत दिन हो गए, अब आपको अपने घर चले जाना चाहिए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि आंख मार मार कर लेखक अतिथि को पुरानी प्रेमिकाओं का जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है, मतलब सब बातें कर ली, इन सब विषयों पे बातें हो गई, अब बात भी क्या करें। लेकिन अब सिर्फ एक चुप्पी थी, लेकिन फिर भी अतिथि नहीं समझ रहा था और वो नहीं जा रहा था। हृदय की सरलता और धीरे धीरे बोरियत में बदल गई थी, पर अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा था। लेखक के मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा था, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे। कल लेखक की पत्नी ने धीरे से लेखक से पूछा, कब तक टिकेंगे ये। लेखक ने कंधे उचकाकर कहा, कह नहीं सकता। लेखक की पत्नी ने अब गुस्से से कहा कि अब वह खिचड़ी बनाएगी क्योंकि वह खाने में हल्की रहेगी। लेखक ने भी हाँ कह दिया। लेखक अपने मन ही मन कहता कि अतिथि के सत्कार करने की उसकी क्षमता अब समाप्त हो रही है। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। कहाँ तो इतने पकवान और मिठाइयाँ बन रही थी, कहाँ खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर अतिथि नहीं जाते तो लेखक और उसकी पत्नी को उपवास तक जाना होता, मतलब वो उपास ही रख लेते, खाना ही ना बनाते। लेखक चाहता है कि अतिथि अब चला जाए। लेखक अपने मन ही मन कहता है कि लेखक जानता है कि अतिथि को लेखक के घर में अच्छा लग रहा है, दूसरों के यहाँ सबको अच्छा लगता है क्योंकि कुछ करना तो पड़ता नहीं है, ना खर्चा होता है, तो सबको अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के घर रह रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेखक अपने मन की अतिथि से कहता है कि अपने खर्राटे से एक और रात गुंजित करने के बाद कल जो किरण अतिथि के बिस्तर पर आएगी वह अतिथि को लेखक के घर में आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी, यानी 5वां दिन हो जाएगा। यानी वो खर्राटे भी लेता है ना, वो खर्राटों से भी परेशान करता है। तो लेखक अतिथि से उम्मीद करता है कि सूर्य की किरण जब चूमेगी तो अतिथि घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लेगा।
लेखक अपने मन ही अतिथि से कहता है, मन ही मन में कहता है कि लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, पर आखिरकार लेखक भी एक मनुष्य है, वो कोई देवता नहीं है। लेखक कोई अतिथि की तरह देवता नहीं है। लेखक कहता है कि वह देवता एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। अब अतिथि को हम देवता कहते हैं और लेखक मनुष्य कह रहा अपने आप को, तो कह रहा मनुष्य और देवता ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन दे और लौट जाए, बस उसी में देवता का सम्मान होता है। लेखक अतिथि को लौट जाने के लिए कहता है और कहता है कि इसी से अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा, यानी मान सम्मान बचा रहेगा। लेखक अंत में दुखी होकर अतिथि से कहता है, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो बच्चों, ये हमारे पाठ का सार था। इससे हमें क्या समझ में आया, क्या शिक्षा मिली कि किसी के घर भी आप जाकर ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। आप मेहमान नवाजी के लिए 1 या 2 दिन ही बहुत होते हैं। कोई हमारे घर आ जाए तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, कोई हम किसी के घर चले जाएं तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। तो एक हर उसकी मेहमान नवाजी की एक सीमा होती है। तो अतिथि की तरह ही अच्छा लगता है। वह तभी देवता लगता है जब वो कुछ समय के लिए रुके। ज़्यादा समय के लिए रुके तो वह बोझ लगने लगता है। बच्चों, आपको मेरा पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल भाषा ज्ञान को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इस पाठ के सार को समझ सकें। धन्यवाद।